आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है तब से हमने आपसे बहुत सारी जानकारियां साझा की हैं। रोज नई नई जानकारियां हमें भी मिलती हैं और हमारा ज्ञानवर्धन होता है। अगर आप हमारा एपिसोड पसंद ऐसे ही करते रहेंगे तो हम और अच्छे अच्छे एपिसोड्स बनाएंगे। आज पंडित जी हमें नाड़ी दोष परिहार के बारे में बताएंगे। दर्शकों, आज हम बात करेंगे नाड़ी दोष परिहार के बारे में। नाड़ी दोष बनता तो है, लेकिन ज्योतिष के कुछ नियमानुसार वह अपने आप कैंसल भी होता है, जिसको देखने की आवश्यकता पड़ती है। वरना अगर परिहार को न देखा जाए तो अधिकाधिक कुंडलियों में आपको नाड़ी दोष ही मिलेगा, विवाह कैसे कर पाएंगे। तो नाड़ी दोष परिहार किन परिस्थितियों में होता है, ज्योतिष के किन सूत्रों के अनुसार हम नाड़ी दोष का परिहार मानते हैं, उसे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। पहला परिहार है, परिहारों की संख्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, गिनती के 2, 4, 5 परिहार हैं और उससे अच्छा खासा समाधान हमारी समस्या का हो जाता है। नंबर 1, भावी वर वधू की कुंडली में एक नाड़ी है, दोनों की एक ही नाड़ी है, चाहे आदि नाड़ी है, मध्य नाड़ी है, अंत नाड़ी है, एक नाड़ी है, तो नाड़ी दोष हो गया। आप उस समय ये देखने की कोशिश करें उस कुंडली में, यदि वर वधू की नाड़ी एक है लेकिन जन्म नक्षत्र अगर इनके अलग अलग हैं जी। तो नाड़ी दोष का परिहार माना जाता है। सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो नाड़ी एक होते ही वो 0 अंक दिखाएगा, आपको अष्टकूट मिलान में 8 वाले कॉलम में 0 अंक मिलेंगे। लेकिन शास्त्रोक्त आप विचार करेंगे और नाड़ी दोष का परिहार आपको मिलता है तो 8 अंक लेने चाहिए। तो पहला निवारण क्या हुआ, पहला परिहार क्या हुआ, वर वधू की नाड़ी एक है लेकिन उनके जन्म नक्षत्र अलग अलग, तो नाड़ी दोष का परिहार होता है। दूसरा, वर वधू की एक ही नाड़ी है, नक्षत्र भी एक ही है, तो उस समय वर वधू की जो जन्म नक्षत्र है उनके चरण को देखना चाहिए। यदि वर वधू एक ही नक्षत्र के अलग अलग चरणों में इन दोनों का जन्म हुआ है तो यह भी नाड़ी दोष का परिहार है। जैसे एक वर है, भावी वर है, उसकी मेष राशि है और मान लेते हैं अश्विनी नक्षत्र है, कन्या की भी मेष राशि है, अश्विनी नक्षत्र है, लेकिन उसमें से वर द्वितीय चरण में जन्म लिया है, कन्या ने तृतीय चरण में जन्म लिया है, तो नक्षत्र एक है, चरण भेद होने पर नाड़ी दोष परिहार माना गया। अर्थात नक्षत्र एक हो, चरण भेद हो जाए, चरण अलग अलग हो जाए तो क्या होगा, इनके नामाक्षर बदल जाएंगे, इनके नामाक्षर बदल जाएंगे। तो जब नामाक्षर अलग अलग हो जाते हैं तो भी नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। तीसरी बात, नक्षत्र एक हो दोनों का, वर वधू का एक ही नक्षत्र का जन्म हो लेकिन इनकी जन्म राशि अलग अलग हो जाए। ध्यान देने की बात है, ऐसा होगा। माना किसी वर का जन्म मेष राशि में हुआ लेकिन कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में हो गया, और जिस कन्या के साथ हम उसका मिलान कर रहे थे, गुण मिलान, नाड़ी दोष बना, उस कन्या का जन्म कृतिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ, तो क्या होगा, कृतिका का प्रथम चरण मेष राशि में आता है, दूसरा चरण वृषभ राशि में आता है, तो यहां नक्षत्र भी एक है, चरण भेद तो हुआ ही, जन्म राशि भी बदल गई। तो इस स्थिति में भी नाड़ी दोष का परिहार माना जाता है। और एक सिद्धांत और भी यहां काम करता है, यदि वर कन्या के जन्म राशि स्वामी एक ही हो
या आपस में नैसर्गिक मित्र हों तो भी नाड़ी दोष का परिहार मान लिया जाता है। और यहाँ पे 8 नंबर आपको लेने चाहिए, मान लेने चाहिए। यह नाड़ी दोष के प्रमुख परिहार हैं जो मैंने आपको बताए। पंडित जी, यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे। जी आप ज्यादा बेटर बता सकते हैं और आप ब्राह्मण देवता हैं, तो क्या हम आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल। पंडित जी, शुरू से हमने सुना है नाड़ी दोष के बारे में। छोटे थे तो इतनी जानकारी नहीं थी, बट ये प्रोग्राम करते करते बहुत सारी जानकारी हमारी बढ़ गई है। तो मुझे ये पूछना है, क्या नाड़ी दोष जो है ब्राह्मण वर्ण पे ज्यादा लागू होता है? आजू बाजू से सुना, बड़े छोटों से सुना, कई बार कई ज्ञानी व्यक्ति मिलते हैं। तो मुझे ये पूछना है कि आप जैसे ब्राह्मण देवता के लिए क्या ये ज्यादा मान्यता से भरा होता है? बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है आपने जी। कि नाड़ी, यह सच है कि समाज में ऐसी अवधारणा है कि नाड़ी दोष ब्राह्मण वर्ण में ज्यादा मान्य है। लेकिन एक प्रश्न यह है कि ब्राह्मण कौन? जी। जन्म से ब्राह्मण या कुछ और? नाड़ी दोष से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ज्योतिष का यह सूत्र समाज में एक अवधारणा, क्या कहिए, भ्रांतियों के रूप में फैल गया है। इसको जो है शुद्ध करने की और जान लेने की बहुत आवश्यकता है। क्या समाज में एक कहावत चलती है कि नाड़ी दोष ब्राह्मण वर्ण में पूर्णतया मान्य है। अब यहाँ पर दो बात आती है। ब्राह्मण वर्ण कौन? मैं ब्राह्मण हूं, मेरी संतान को नाड़ी दोष अगर लगता है तो पूर्ण रूपेण मान्य है या कुछ और? देखिए, यहाँ पर आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि जो ब्राह्मण वर्ण कहा गया है वह जन्म से संबंध नहीं रखता कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे बच्चा बच्ची के विवाह के समय कुंडली में नाड़ी दोष हो गया तो मैं ब्राह्मण हूं, मुझे तो इसका अधिक दोष लगेगा। ऐसी बात नहीं है। जो मैंने शुरू में 4 वर्ण की राशियों की चर्चा की थी, उसमें 4, 8, 12 ये 3 राशियां ब्राह्मण वर्ण में आती हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। तो राशि से कोई भी बच्चा या बच्ची जन्म राशि से अगर वो ब्राह्मण वर्ण में जन्म पाया है, वहां नाड़ी दोष मान्य है। अगर बच्चा या बच्ची का जन्म ब्राह्मण वर्ण की राशि में नहीं हुआ और नाड़ी दोष होता है तो भी वो मान्य नहीं है। यह भी एक परिहार है। दोस्तों, जब हमने ये एपिसोड शुरू किया था तब मुझे भी नाड़ी दोष परिहार का अर्थ कुछ और ही पता था, लेकिन पंडित जी को सुनने के बाद नाड़ी दोष परिहार बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और आशा करते हैं कि आपको भी समझ में आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को देख रहे हैं तो पंडित जी के बताए हुए सारे परिहार पर ध्यान जरूर दीजिए, और फिर भी लगता है कि कुछ और पूछना है तो हमें स्क्रीन पर दिए हुए मेल आईडी पर मेल जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।